सबसे पहले बीजेपी का यह विज्ञापन देखिएगा, जिसमें बीजेपी यह दावा करती है कि 2017 से पहले बलात्कारियों को यह कहा जाता था कि लड़के हैं तो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन 2017 के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या इसमें सच्चाई है? कासगंज में भी जो गैंगरेप हुआ, उसमें भी एक आरोपी बीजेपी का नेता है। वाराणसी वाले गैंगरेप मामले को लेकर भी अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि सब बीजेपी के नेता हैं। आईआईटी बीएचयू में भी बीजेपी के नेता निकले थे। तो क्या बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। इस विज्ञापन के साथ ही शुरुआत करेंगे, तो अब आप खुद ही इस बात का एक बार आकलन कीजिए कि 2017 से पहले तो जो होता था वो छोड़ दीजिए, लेकिन 2017 के बाद क्या हो रहा है? 2017 के बाद क्या सच में बलात्कारियों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है? 2023 का ही आईआईटी बीएचयू का मामला उठाकर देखिएगा, जब आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया, उसमें शामिल तीनों आरोपी जब बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर निकले, जिनकी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, इन तीनों को गिरफ्तार करने में उत्तर प्रदेश की पुलिस को 60 दिन लगे और जब ये जेल पहुंचे तो उसके 11 महीने बाद तीनों को जमानत दे दी और इसी के चलते पीड़िता छुट्टी लेकर अपने घर चली जाती है डर की वजह से। फिर उसके बाद एक और मामला अभी हाल ही में आया वाराणसी से ही, जहां एक युवती के साथ, एक लड़की के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया। उसको लेकर भी अलग अलग नैरेटिव चलाए गए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि सारे आरोपी बीजेपी नेता हैं। सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया। बीएचयू में एक बेटी जो पढ़ती थी, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसमें जितने लोग निकले वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और कानून व्यवस्था की सवाल तो आप बीजेपी से पूछना चाहिए। अब अखिलेश यादव ने तो यह दावा कर दिया कि सारे आरोपी बीजेपी के नेता हैं। खैर, इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर हमने तमाम कोशिश की सर्च करने की, लेकिन कुछ हासिल उसमें हुआ नहीं हमें। बाकी इस बात की सच्चाई को तो अखिलेश यादव भी बताएं कि कितनी सच्चाई है। लेकिन इसी ट्वीट के नीचे मुझे एक और पोस्ट नजर आई। जितेंद्र प्रताप सिंह की पोस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने अपनी डीपी लगा रखी है और ये लिखते हैं अपनी इस पोस्ट में कि एक हिंदू बहन के साथ मुस्लिम बलात्कारियों ने बलात्कार किया है और समाजवादी पार्टी को कोसते हैं इस बात पर। फिर जब इसको लेकर हमने रिसर्च की तो पता लगा कि बलात्कारी तो हिंदू भी थे। अब सबसे पहले वो लिस्ट देखिए, जिन 23 लोगों ने बलात्कार किया उनमें से 12 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 11 अज्ञात के खिलाफ 7 टीमें पुलिस ने बनाई है, जो लगातार उनको सर्च करने की कोशिश की जा रही है, उन 11 के 11 बलात्कारियों को। अब जो आरोपी हैं जो गिरफ्तार हुए, जरा उनके नाम अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। मोहम्मद रजा उर्फ जैब, जाहिद खान, रेहान, राज विश्वकर्मा, आयुष धूलिया, साजिद, सुहेल शेख, दानिश अली, इमरान अहमद, सुहेल खान, अनमोल गुप्ता और अमन। ये वो 12 लोग हैं, वो 12 नाम हैं जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तो फिर जितेंद्र प्रताप सिंह ये कैसे दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम बलात्कारियों ने किया है? यानी कि अभी भी आप किसी लड़की की इज्जत को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हो, बलात्कारियों की पहचान हिंदू और मुस्लिम में करना चाहते हो। याद कीजिएगा योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने दिया था और जिसमें उन्होंने आरोपियों के नाम गिनाते हुए सिर्फ यादव और मुस्लिम आरोपियों के नाम उन्होंने गिनाए थे। इसको लेकर तमाम बवाल भी हुआ था। देश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है।
ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। अब उस बयान के आधार पर ही आप ये समझिए कि क्या सरकार भी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। और सुनिएगा, इसी वाले मामले में, इसी में सबसे पहले पीड़िता से मिलता है राज विश्वकर्मा, जो सबसे पहले उसे लेकर जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। उसके बाद उसे आयुष धूलिया जब मिलता है और जब वो उसे एक होटल के कमरे में लेकर जाता है और उसका रेप करता है, तो अपने साथ वो अपने साथियों को भी फोन करके बुलाता है। आयुष धूलिया हिंदू है और ये बुलाता है सोहेल को, दानिश को, साजिद को और जाहिद खान को और साथ ही अनमोल गुप्ता को। तो यहां तो हिंदू सबसे पहले बलात्कार कर रहा है, हिंदू ही अपने बाकी साथियों को बुला रहा है और आप अभी भी हिंदू मुस्लिम में लगे रहे, क्योंकि अपराधी का कोई मजहब नहीं होता। इस बात को जल्दी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नारा भी आपको याद होगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। लेकिन बेटी बचेंगी कैसे जब बीजेपी के नेता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ना तो उनका बहुत दूर की बात है, क्योंकि पढ़ना तो बीजेपी के नेता कितना देश के युवाओं को देना चाहते हैं पढ़ाई का हक, और कितना बेटियों को देना चाहते हैं, यह तो आप इसी से समझ लीजिए कि लहराती हुई तलवारें क्या कहती हैं, शोभा यात्राओं में निकलने वाली युवाओं की फौज क्या कहती है। और इस बात से तय कीजिएगा कि आईआईटी बीएचयू की गैंगरेप पीड़िता को छुट्टी लेकर अपने घर जाना पड़ता है जब उसके तीनों आरोपी जमानत पर छूट जाते हैं। यानी कि वो अपनी इज्जत की, अपने हक की, अधिकार की लड़ाई को लड़ते लड़ते थक जाती है, लेकिन अदालतें बेल देते हुए नहीं थकती, सरकारें भाषणबाजी करते हुए नहीं थकती। अब कासगंज का मामला भी सुनिए। तो पीड़िता अपने मंगेतर के साथ कासगंज के झाल पुल इलाके के आसपास घूमने जाती है। झाल गोपालपुर पर वो सड़क के किनारे बैठी हुई थी अपने मंगेतर के साथ। तभी 10 बदमाश वहां से गुजरते हैं, जो लड़की और लड़के यानी कि उसके मंगेतर पर दोनों पर अश्लील टिप्पणियां करते हैं। इसके बाद वो उस लड़की को खींचकर, उस पीड़िता को खींचकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसके मंगेतर को बंधक बनाते हैं, मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं और उसके बाद उस पीड़िता के साथ एक के बाद एक बार बार बलात्कार किया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह कि वो युवक, जब पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है, पीड़िता अपने घर पहुंचती है, 2 दिन तक डरी सहमी चुपचाप रहती है। उसके बाद जब उसकी तबीयत खराब होती है तो वो अपने परिजनों को पूरी घटना बताती है कि उसके साथ हुआ क्या है। परिजन घटनास्थल पर पहुंचते हैं, 112 नंबर पर फोन किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस ने यहां तत्परता दिखाई और 10 में से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब पुलिस उन आरोपियों से पूछताछ करती है, उनके फोन जब्त किए जाते हैं, तो उनके फोन से अश्लील वीडियो भी मिलती है, जहां वो मंगेतर के साथ मारपीट कर रहे हैं और साथ ही मंगेतर के सामने लड़की के कपड़े उतारते हुए का वीडियो बनाया जाता है। और इन्हीं 8 में से एक आरोपी बीजेपी का नेता है और उस आरोपी का नाम है अखिलेश सिंह उर्फ गब्बर। और जो जितेंद्र प्रताप सिंह ने ये जो पोस्ट की थी और जिसमें उन्होंने कहा था वाराणसी वाले मामले को लेकर कि मुसलमान बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो उसका जवाब जरा यहां भी सुनिए। कासगंज में भी यहां कौन से मुसलमान हैं? अभी जितने 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए उनके नाम सुन लीजिए जरा। अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर, जो बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं, अमित कुमार, सोनू उर्फ सत्यपाल, अजय, रिंकू, सौरभ, ब्रजेश और सोनू कुमार। इनमें से कोई मुस्लिम है क्या? तो इसीलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़िए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर मां बहनों की इज्जत को बांटना और उसी नजर से देखना छोड़ दीजिए। अपराधी किसी मजहब से नहीं आता है, अपराधी अपराधी होता है, कोई उसका खास मजहब नहीं होता। अब इसी से आप तय करिए कि बीजेपी कितना
बेटियों को बचा रही है, कितना बेटियों को पढ़ा रही है और कितना उनके लिए सुरक्षित माहौल बना रही है। 2023 के एनसीआरबी के आंकड़ा जरा देख लीजिए, आंखें खुल जाएंगी। जनसत्ता अपनी रिपोर्ट छापते हुए एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से वो लिखता है कि एनसीआरबी ने बताया कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार के मामले में पहले नंबर पर है। आंकड़े भी देख लीजिए, ये जो स्क्रीन पर एक के बाद एक आंकड़े चल रहे हैं कि दहेज के मामले में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश, हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर पर। और एक आंकड़ा और देख लीजिएगा, जहां 2020 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे वो 49,385 थे। 2021 में ही योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही वो आंकड़ा बढ़कर 56,083 का हो जाता है, यानी कि लगभग 7,000 के आसपास मामले बढ़ते हैं एक साल के भीतर। और यही मामला 2022 में बढ़कर 65,743 का हो जाता है, यानी कि लगभग 20,000 के आसपास मामले और बढ़ जाते हैं। 24 और 25 के, अभी 25 की तो आएगी नहीं, लेकिन 24 की जब एनसीआरबी का डेटा सामने आएगा वो भी देख लीजिएगा कितना हैरान करने वाला होगा। तो सिर्फ ये भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होगा कि अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे। योगी आदित्यनाथ का ये भाषण भी याद होगा, जीरो टॉलरेंस की नीति वाली बात। आप इसी से समझिए कि क्या भाषणबाजी है या जमीनी स्तर पर भी कोई जीरो टॉलरेंस अपराधियों के खिलाफ नजर आती है क्या? और अगर कासगंज में तेजी पुलिस ने दिखाई तो फिर यह तेजी वहां क्यों नहीं दिखाई गई थी जब आईआईटी बीएचयू में यही मामला हुआ था? फिर 60 दिन कैसे लगे गिरफ्तार करने में? तो क्या अपनों को बचाना चाह रही थी बीजेपी, ये माना जाए? बाकी आप तय कीजिए कि बीजेपी के नेता और बीजेपी से आपकी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित है, कितना वो पढ़ाना चाहती है उन्हें और कितना बचाना चाहती है। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।